यानंतर उद्घाटक तुषार गांधी यांचं व्याख्यान आहे नास्तिकतेची ताकद आणि मर्यादा. आता काय आहे, एखाद्या सूत्रसंचालकाला सगळ्यात अडचणीत आणण्याचा मार्ग म्हणजे कुठल्या तरी प्रसिद्ध व्यक्तीची ओळख तुम्ही करून द्या, असं त्याच्या गळ्यामध्ये घालणं घोंगडं. त्यामुळे आता इथे बसलेल्या या दिग्गज मंडळींची ओळख वगैरे मी करून देणं आणि ती सुद्धा तुम्हाला इतक्या जाणत्या श्रोत्यांना, याच्यासारखा वदतो व्याघात तो दुसरा कुठला नाही. ते म्हणतात ना, अरसिकेशु कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक, तशी परिस्थिती ही झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्यावरती मी एक नामी आणि जालीम उपाय शोधलेला आहे. डॉक्टर असल्यामुळे आणि विशेषतः बायकांचा डॉक्टर असल्यामुळे अनेक नाठाळ व्याधींवरती माझ्याकडे रामबाण उपाय असतो. त्यामुळे मी आता त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहे आणि त्या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या माध्यमातून तुम्हाला त्या व्यक्तीच्या मनाच्या खोल 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 तळात शिरता येईल, अशी त्या प्रश्नांची योजना केलेली आहे. तुम्हाला क्षणभर वाटेल की या गंभीर व्याख्यानांच्या मध्ये, जसं नाटकामध्ये 2 गंभीर प्रवेशांमध्ये विदूषकाचा प्रवेश असायचा ना पूर्वीच्या संस्कृत नाटकांमध्ये, तसा काहीतरी हा चाललाय. पण तसं नाहीये. अतिशय विचारपूर्वक हे प्रश्न मी शोधून काढलेले. त्यामुळे आता तुषार गांधींची ओळख करून द्यायची आहे. त्यामुळे हे राम ते नो राम असा त्यांचा सगळा हा प्रवास आहे. आणि त्यांना मी असं विचारीन की त्यांच्या आवडत्या कॉफीबद्दल त्यांनी आम्हाला 1-2 शब्द सांगावे. कॉफीची मला म्हणजे लत आहे आणि फार पासून मला राग पण वेठवावा लागला. कारण माझी आजी, माझ्या आईची आई, ती नेहमी जेव्हा मी कॉफी बनवायचो आणि माझी कॉफी ती पाहायची तेव्हा मला सांगायची, इतकी कडक कॉफी पितो म्हणूनच काळा झाला असतो, नाहीतर गोरा. माझी आई CKP होती आणि त्यांच्यात ते गोरा रंगाचं फार कौतुक असतं आणि त्या फॅमिलीमध्ये मी सर्वात काळा होतो. माझी आजी मला नेहमी सांगायची की तू इतकी कडक कॉफी पितो म्हणूनच काळा झालायस. ओके सर, आता पुढचा प्रश्न. तुमच्या कुर्त्याची बटणं डाव्या साईडला आहेत का उजव्या साईडला आहेत? न बघता सांगा. बघितलं नाही, हाताने फील करून पाहिलं. मला म्हणजे लहानपणापासून उजवा आणि डावा हे कळत नसतं आणि म्हणून टॅक्सीवाल्यांचा फार मला हे भेटायचं की किधर टर्न करना है बताओ, पहिले पहिले तय करो. आणि एक वेळा मी मुंबईत चर्नी रोडवर जात होतो आणि मला वळायचं होतं डावी बाजूला आणि मी राईट टर्न लो सांगत होतो. तर शेवटी त्यांनी वैतागून मला सांगितलं, राईट में रेल्वे ट्रॅक आहे, किधर जाना है. तेव्हा मला कळलं की मला लेफ्ट मध्ये टर्न करायचं. म्हणजे इतके कठीण प्रश्न प्लीज नका विचारू. एखादा माणूस वाममार्गी का होतो हे सरांनी आता सांगितलं आपल्या. बरं, पुढचा प्रश्न. सिनेमाच्या शूटिंगच्या कॅमेऱ्याच्या पाठोपाठ पुलीवरनं तुम्ही कधी गच्चीवर गेलाय का? पुलीवरून. हे यांनी चिटिंग केलेली आहे, कारण माझ्याकडून सगळं जाणून घेतलं आणि मग प्रश्न सगळे हे केले. हो, पुलीवरनं मला ओढून गच्चीवर घेऊन गेले होते. पहिला कॅमेरा घेऊन गेले आणि नंतर मला बांधून घेऊन गेले वरती हे रामच्या शूटिंगमध्ये. कारण कमल हासननी जे क्लायमॅक्स ठरवला होता ते एका जुना बंगल्याच्या गच्चीवरती त्यांनी एक सेट केलं होतं आणि त्याच्यावर माझ्यावरती क्लायमॅक्स नंतरचं टायटल रोलिंगचा सीन करायचा होता. तर त्याला वरती चढायला शेवटी जिना नव्हता, तर त्यांनी बांबूची सीडी बांधून ठेवली होती आणि त्यावेळेला, त्या शूटिंगच्या वेळेला, आज आहे त्याच्यापेक्षा तिप्पट जाडा होतो मी.
आणि ती सीडी चढायला गेलो आणि फर्स्ट जे हे होतं स्टेप होतं त्याच्यावर वजन ठेवलं आणि ते तुटली सीडी. तेव्हा त्यांना कळलं की हा काय वरती चढू शकत नाही आणि कमल वॉज इन्सिस्टंट की नाही ह्याला तिकडे वरती घेऊनच जायचं. म्हणजे वरती पोचवायची मोहीम तेव्हापासूनच सुरू झाली होती मला. तर अक्षरशः ते कॅमेऱ्यासाठी जे पुली आणि रस्सी होती ती माझ्या कमरेत बांधून 10 लोकांनी मला ओढून वरती पोचवला होता. म्हणजे पोचवायला लोक येतात, मला वरती पोचवायला आले होते लोक. आणि तेव्हा तसं मी वरती कॅमेराच्या नंतर गेलो होतो. तुम्ही गेलेला. उतरताना मी म्हटलं मी उडी मारून उतरतो, मला असं नका उतरवू. बरं, आता शेवटचा गंभीर प्रश्न आणि हा सगळ्यांना कॉमन असणार आहे. बाकीच्या वक्त्यांना मी आधीच सावध करून ठेवतो, की तुम्ही ज्या वेळेला सकाळी उठून ब्रश करता त्यावेळेला आधी टूथब्रश ओला करता का टूथपेस्ट लावून मग ओला करता? टूथब्रश ओला करतो. थँक्यू. झाला तेवढा पानसटपणा पुरे झाला. तुषार गांधींना ऐकायला आपण सगळेजण उत्सुक आहात. पण आता त्यांनी जी माहिती सांगितली ती मी ओळख करून देताना कधीतरी सांगू शकलो असतो का? नाही. थँक्यू. थँक्यू. असीम सरोदे आले. सरोदे सर या पुढे. उशिरा आलात, लक्ष आहे आमचं, या 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 पुढे. नमस्कार. मी मराठीत बोलू शकतो याची मी हे परीक्षा पास केली आहे आता. पण वक्तव्य करण्या एवढं माझं मराठी छान नाही आणि मला ते कॉन्फिडन्स नाही आहे, म्हणून आपल्या सर्वांची परवानगी घेऊन मी हिंदीत बोललो तर चालेल ना? म्हणजे अमित शहा पण खुश होणार म्हणून सांगतो. नाहीतर त्यांना वाटेल की हे बघा हिंदीचे विरोध आहोत आपण. तो मेरी सबसे जो अच्छी पहचान करवानी चाहिए थी वो नहीं करवाई इन्होंने. और वो मेरी पहचान भी फिल्म में ही हुई है. फिल्म वालों को मुझसे शायद कुछ दुश्मनी है, इसलिए हमेशा मेरी पोल खोल वो लोग फिल्मों में करते रहते हैं. तो ये गांधी माई फादर करके नाम की एक फिल्म आई थी जो मेरे दोस्त फिरोज़ अब्बास खान ने बनाई थी, जो बापू और उनके बड़े बेटे हरीलाल के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके ऊपर थी. और उसमें एक सीन में अक्षय खन्ना जिसने हरीलाल का पात्र निभाया था वो दारू के नशे में धुत रात को अपने मोहल्ले में पहुंचता है और उसको सब लोगों की फिटकारें बहुत पड़ती रहती है ज़िंदगी भर, इसलिए वो ऊब चुका होता है. और उस सीन में वो बहुत डिस्टर्ब्ड होके, एक्साइट होके शोर बकोर मचाता है रात के अंधेरे में. और वो एक डायलॉग उसमें लिखा था, हाँ मैं गांधी की बिगड़ी हुई संतान हूँ करके. फिरोज़ अब्बास खान ने रिलीज़ के पहले मुझे बुलाया कि भाई आके देख लो ये फिल्म ठीक लगती है या नहीं. तब मैंने उसको शिकायत की थी कि यार मेरा दोस्त है तू, ये सब है, लेकिन मेरी पोल तू स्क्रीन पे क्यों खोलता है? क्योंकि शायद तूने मुझे देखकर ही ये डायलॉग लिखा है कि गांधी की बिगड़ी हुई संतान हूँ मैं करके. तो मैंने दोस्ती निभाने का भी कोई धर्म होता है यार, ऐसे पोल मत खोला करके. तो मुझे देखकर लोग कई बार ये कहते, मुझे देखकर लोग निराश भी होते हैं क्योंकि बापू की कोई भी चीज़ की झलक उनको मेरे शरीर में या मेरी आकृति में दिखती नहीं है. निराश होते हैं लोग, कई बार कहते हैं कि नहीं हो सकता ये. मुझे याद है मैं चेन्नई गया था और वहाँ रुक्मणी देवी अरुणडेल की जो संस्था चलती है उसमें एक छोटे बच्चों की स्कूल मॉन्टेसरी चल रही थी और उसमें 6-7 साल के बच्चे सारे थे. उनके साथ मुलाकात के लिए मुझे देर हो गई थी पहुंचने में. जब मैं पहुंचा वहाँ तब टीचर ने कहा, बच्चों ये जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आ गए हैं, अभी गांधी का परपोता आ गया है. तो एक छोटे से 6 साल की बच्ची थी, बोलते टीचर झूठ मत बोलो, ये गांधी का बेटा नहीं है, ये तो कोई
पहलवान है। तो ये ऐसी निराशा होती है लोगों को मेरे कारण। लेकिन तो जो निराश हुए होंगे उनसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि जो ईश्वर ने जैसा बनाया, या इस सभा में ईश्वर ने जैसा बनाया नहीं, मेरे माँ बाप ने जैसा बनाया वैसा मैं हूँ। नास्तिकता के बारे में मैं कंफ्यूज्ड इंडियन हूँ। अभी तक मैंने ठीक से अपने आप को नास्तिकता के बारे में जो समझ होनी चाहिए वो नहीं मेरे में आई है। पर उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बचपन से हुआ था, क्योंकि बापू के ज़माने से एक उस ज़माने के एक प्रखर नास्तिक हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश के गोरा करके थे, और वो बापू के पास बहुत आते थे बापू को नास्तिक बनाने की मुहिम में। और सेवाग्राम में गोरा और बापू के संवाद काफ़ी हुआ करते थे, उसके बारे में शायद किताब भी है। और गोरा ने एथिस्ट करके एक पूरी मूवमेंट चलाई थी, और एक उनका प्रकाशन था एथिस्ट नाम का। गोरा के बाद उनके बेटे लवणम ने वो मूवमेंट आगे, अपनी पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने वो मूवमेंट चलाई थी, और एथिस्ट नाम की पत्रिका वो पब्लिश करते थे। वो हमारे घर पे हर महीने वो आया करती थी। और बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था, तो इसलिए मैं हमेशा जो भी कोई भी प्रिंटेड चीज़ घर में आती थी उसको पढ़ना मैं मेरा फ़र्ज़ समझता था। समझ में आए ना आए, फिर भी वो अक्षर तो पढ़ ही लेता था मैं करके। तो हमेशा मुझे याद है कि जैसे ही वो एथिस्ट पत्रिका हमारे घर पे डिलीवर होती थी, उसे खोल के मैं घर में शायद अकेला था जो उसको पूरी पढ़ लेता था, और फिर माँ पिताजी को पूछता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या है। क्योंकि बचपन से मैं ईश्वर कृपा से पैदा हुआ हूँ ऐसा मुझे पता, सब बताते थे कि ईश्वर कृपा से पैदा हुआ है। और मेरा मेरा जन्म भी एक चमत्कार ही था। मैं समझता हूँ ऐसा कि मेरा जन्म भी एक चमत्कार था, क्योंकि मैं चलती हुई ट्रेन में पैदा हुआ था। बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, नॉर्मल बच्चे। मैं चलती हुई ट्रेन में पैदा हुआ था, तो मैं हमेशा ये समझता था कि मैं कुछ अजीब हूँ, और इसीलिए ऐसा अजीब दिखता भी हूँ मैं। तो सब लोग जो बचपन में मुझे देखने आते थे वो कहते थे कि देखो ट्रेन में पैदा हुआ फिर भी जिंदा है, चमत्कारी है, ये है वो। तो ईश्वर कृपा से मैं पैदा हुआ हूँ ऐसा मुझे पहले से पता था। अब ये बता रहे थे कि ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता, ये तो साइंटिफिक सब चीज़ होती थी। तो कंफ्यूज्ड माइंडसेट तब से ही हो गया था। उसका मैं सबसे बड़ा दोष आप एथिस्ट लोगों को देता हूँ कि मुझे कंफ्यूज कर दिया। कोई कहता था ईश्वर कृपा है, कोई कहता है कि रैशनल वो होता है, रिएक्शन से होता है। तो आज तक वो चीज़ें समझने की मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि गोरा और बापू के संवाद को मैंने पढ़ा था, और गोरा के तर्कों को, बापू के उत्तरों को सुन के और कंफ्यूजन बढ़ता था कि समझूं किसको, परदादा को समझूं या ये आदमी जो बोल रहा है उसे समझ सकूं मैं। क्योंकि वो बहुत बढ़िया डायलॉग पूरा बापू और गोरा के बीच में किया हुआ डायलॉग है, और थैंकफुली उसका रिकॉर्ड भी है, एथिस्ट में आता था। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ फिलोसॉफिकल बात करूँगा ऐसी उम्मीद मुझसे मत रखिएगा आप। पर आज की परिस्थिति में, अभी पिछले दिनों ही एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, जिसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया था। भारत के आजकल के हालातों के ऊपर बात हो रही थी, पॉलिटिकल डायलॉग था, जो अमेरिका में भारतीयों का एक संस्था चलती है, जो भक्त नहीं है वैसे कुछ चुनिंदा भारतीय जो अमेरिका में बचे हुए हैं, उनका एक ग्रुप है। वो हर महीने ऑनलाइन इवेंट रखते हैं और किन लोगों को बुलाकर उनसे बात करवाते हैं।
उस इवेंट में मौजूदा हालातों और मौजूदा परिस्थितियों को के उपलक्ष्य में मैंने ये बात कही थी कि भारत अब जो बन गया है, जिस तरह का हिंदुस्तान बनाने की मुहिम जिस कदर सफल हुई है, वो देखते हुए ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये लगता है कि मैंने अपने आप को एथिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये लगने लगा है कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ, उस धर्म को इस हद तक भ्रष्ट कर दिया है कि अब उसे सुधारने बचाने की उम्मीद दिखती नहीं है। और इसलिए शायद मेरे राष्ट्र को बचाना है तो मेरे राष्ट्र को एथिस्ट राष्ट्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का ही जो दुरुपयोग हुआ है उसके कारण जिस प्रकार की विषारी संस्कृति बन रही है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए प्रमाण है कि जो लोग जहरीले हैं वो तो जहर पसारने वाले ही हैं, जहरीला काम करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे चिंता उसकी नहीं है, क्योंकि कितने भी अतताई हो जाए कहीं ना कहीं उनको हराया गया है। इतिहास गवाह है कि वो कभी कायमी स्वरूप में सफल नहीं हो पाए, चाहे कितने भी ताकतवर हो, कितने ही प्रभावशाली हो, लेकिन अंत में किसी न किसी प्रकार से उनका विनाश हुआ है। लेकिन जहर को नॉर्मलाइज करने वाली जो जनता बन गई है, उसके कारण जो समाज का नुकसान होता है उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है तो हम एक दूसरे को ये आश्वासन हमेशा देते रहते हैं कि मोदी जाएगा। वो तय है कि मोदी जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, लेकिन वो जाएगा जरूर। चिंता ये होनी चाहिए कि वो जाएगा तब तक हमारे लोगों का कितना सारा नुकसान जो इरिवर्सिबल होगा वो करके जाएगा। मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस कगार तक पहुँच गया कि मैं ये मानने लगा हूँ कि अब हमारे संविधान में से सेक्युलरिज्म को हटाकर एथिज्म को डाल दिया जाए, कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म विहीन राष्ट्र ये होना चाहिए, क्योंकि धर्म का दुरुपयोग जो दिख रहा है इस समाज में अभी, और उसके कारण जो दूषण हमारे समाज में आए हैं वो चिंताजनक है। पिछले 1 साल में, क्योंकि अब हम कथित अमृतकाल में जी रहे हैं, तो अमृतकाल की शुरुआत जब से हुई तभी के उदाहरण मैं देता हूँ आपको। राजस्थान में 9 साल के एक बच्चे को अपने सवर्ण शिक्षक के लिए रखे गए मटके में से पानी पीने के जुर्म के कारण मार दिया गया। ऐसा कृत्य हुआ, क्या हमारा खून खौला? या अगर खून खौला भी तो कितनों का खौला? कितनों को ये लगा कि ये हरकत सहन करने से बाहर है, उसके खिलाफ जितने जोर से आवाज उठनी चाहिए थी, क्या उतने जोर से आवाज उठी? नहीं उठी। ज्यादातर लोग, अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग चुप्पी साधे बैठे रहे। मैं काऊ प्रोटेक्शन वाले गौ रक्षकों के मॉब लिंचिंग तक जाता नहीं हूं। ये जो अमानुषी कृत्य है उसके ही बारे में बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों मणिपुर के लिए लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन मणिपुर के लिए भी आवाज सिर्फ तब उठी जब हमारे फोनों पर मणिपुर में औरतों पे किए गए अत्याचार के वीडियोस हमने देखे। तब हमें वीडियो देखना पड़ा। वो अत्याचार होने के 1 हफ्ते तक
सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है, मैंने सुना है, वीडियो है, जरा भेजो ना, देखना चाहते हैं। देखने की क्या जरूरत है? क्या आपको ये समझ कर भी कर गुस्सा नहीं आता? क्या आपको वो निर्वस्त्र औरतों की लाचारी देखनी चाहिए की जरूरत है? उनके साथ जो हरकत की जा रही थी वो देखने की जरूरत है, तभी जाके आपको गुस्सा आएगा। सिर्फ ये हुआ है, ये खबर से आपका खून नहीं खौलता। ये हुआ ना, अभी अभी हुआ। 75 साल पहले पार्टीशन में नहीं हुआ था। पार्टीशन का गुस्सा आज भी निकाल रहे हैं कि पार्टीशन में हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी थी, उसका बदला हम आज लेंगे। 6 महीने पहले की बात, वो क्या आपकी माँ बहनें नहीं है? क्या उनकी नंगी तस्वीर आपको देखने की जरूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है? कैसा समाज बन गया ये? अभी अभी एक वीडियो मध्य प्रदेश से आया था। मेरी भाषा माफ करना, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं गांधी की बिगड़ी हुई संतान हूं। मेरी भाषा है बिगड़ी हुई। पर एक हरामखोर युवक ने एक आदिवासी दलित के मुंह पर पेशाब की, उसका वीडियो उतारा। हम सबको गुस्सा कब आया? जब हमने वो वीडियो देखा। हम सब ने वो वीडियो देखा, वो वीडियो डाउनलोड करके हम सब ने देखा वो वीडियो। हमने वो वीडियो देखने की जरूरत पड़ी। पर उसमें वो जो हरामखोर युवक था, उसका मैं दोष नहीं देखता हूं उतना, क्योंकि उसको तो मैं हरामखोर मानता हूं, वो तो ऐसी ही हरकतें करेगा। पर हमारे समाज की मानसिकता देखो कि वो जो आदिवासी दलित बच्चा था जिसके मुंह पे ये पेशाब कर रहा था, वो नेचुरली भी वहां से हिल के चला नहीं गया, या उसने अपने मुंह को ढकने की कोशिश नहीं की। उसको किस हद तक इंडोक्ट्रिनेट किया था कि ऐसे अत्याचार तूने सहने ही है तेरी पोजीशन के कारण। ऐसा समाज हमने कैसे बना लिया कि जहां जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो स्वाभाविकता से भी अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो पूरे वीडियो में वो लड़का जो बैठा है वो डरा हुआ, सहमा हुआ है, लेकिन जरा भी अपना मुंह भी नहीं हिलाता, सर भी नहीं हिलाता। आपने कैसा समाज बना दिया है, कैसी मानसिकता बना दी है हमने। और ये सब धर्म का जो दुरुपयोग किया है उसके कारण हुआ। क्योंकि जो गुनाह कर रहा है उसको भी ये कहा गया है कि तू धर्म का काम कर रहा है। जिसके ऊपर अत्याचार हो गया है उसको भी ये कह दिया है कि ये सहना तेरी धार्मिक फर्ज है। ऐसा कैसा धर्म हमने बना दिया, ऐसा कैसा समाज हमने बना दिया। उसमें फिर ये सिर्फ फिलोसॉफिकल चीजें डिस्कस करके क्या हमको मिलने वाला है? क्या हमें कोई इसमें से सॉल्यूशन मिल सकता है? ये बात जो मैंने आज की है, मैंने पहले नहीं की, आज ही की है, लेकिन क्या इसके लिए हम काम कर सकते हैं कि द टाइम हैज कम कि अब सेक्युलरिज्म को निकाल के एथिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में डालें? क्या हम ये कर सकते हैं? हम कितने कन्विंस्ड है ये करवाने के लिए? क्या इसकी जरूरत नहीं है? ऑन अ लाइटर टोन, ये तो मैंने बड़ी जो दुर्घटनाएं हुई है, अमानवीय कृत्य हुए हैं, उसके बारे में बात की। आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड है, उसके ऊपर बहुत केसेस का दबाव डाला गया है और उसको कुछ हल्का करने की जरूरत है? आपने कभी देखा है कि उस जुडिशियल सिस्टम में सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के होते हैं? हमारी धार्मिक भावनाएं हता हुई है
इसलिए हम केस करना चाहते हैं, हमारी जाति का अपमान किया गया है इसलिए हम केस करना चाहते हैं। यानी जो माना हुआ अपमान है, उसने किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है मेरा अपमान हुआ, या मेरे धर्म का अपमान हुआ, या मेरी जाति का अपमान हुआ। तो धर्म को ही हटा दो तो ये अपमान भी निकल जाएगा और जुडिशियल सिस्टम का आधा बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल को डिस्क्वालीफाई उसी पे से किया था ना, जाति का अपमान हुआ करके, उसके ऊपर से ही डसे। जाति ही ना रहे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को हमने समझना कि किस तरह से, क्योंकि किसी को जाके कहो कि भाई एथिस्ट बन जाओ, अपने भगवान को भुला दो, मुश्किल है। पर अगर ये समझ में आए कि भाई तुम्हारे भगवान का दुरुपयोग होकर ये समाज कैसा बना दिया गया है और ये सारी चीजें कैसे भुगतनी पड़ रही है, तो शायद कुछ आशा हो सकती है उनको बदलवाने की। बहुत कठिन है लेकिन शायद कुछ आशा उभर सकती है, क्योंकि आज भगवान को भी हमने रिचुअल बना दिया है ना। अभी एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार शुरू होगा, गणपति, और बहुत अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए मूर्तियां लाई जाएगी गणपति बापा की और सब, और 10 दिन सारे जो रिचुअल्स है, सारी जो प्रथाएं हैं वो बहुत निष्ठा से मनाई जाएगी। 10वें दिन विसर्जन के बाद जैसे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गणपति के आने का, उनके संस्कारों में, उनके आचरण में, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पता है कि 10 दिन का है। जितने उत्साह से श्रावण के पहले गटारी और श्रावण के बाद गटारी मनाई जाती है, उतने ही प्रामाणिकता से श्रावण नहीं मनाया जाता। मेरे सारे दोस्त विदाउट फेल गटारी मनाते हैं, सारे के सारे के। श्रावण शुरू हो रहा है, गटारी मनानी है, और श्रावण के पहले वीकेंड को भी वापस इकट्ठा होके गटारी मनाते ही है। उसमें प्रामाणिकता आती नहीं है। गटारी में हो गए, मैंने कहा एक बार तुमको सबको गटार में फेंकता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा इनवाइट किया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नियां पूछती है, जब वो बोलते हैं कि गटारी में जाएगा तो उनकी पत्नियां पूछती हैं कि भाई तुषार भाई आ रहे हैं क्या। तो बोले तुषार भाई आ रहे हैं तो हमको दिलासा है, क्योंकि वो पीता नहीं है, हम जानते हैं, तो तुम्हारे गटारी होने के बाद तुमको घर तो वो वापस ला ही देगा हमारे पास, सेफ एंड साउंड। इसलिए मैं सबसे पॉपुलर गटारी गेस्ट होता हूँ। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि एक दिन घर ले जाने के बदले तुमको गटर में फेंक के आऊंगा, एटलीस्ट नाम का तो सार्थक होगा कि गटारी बनाई करके। ये सारी चीजें किस तरह से रिचुअलाइज हो गई है, और उसके कारण किस तरह से सब चीज के साथ हमने समझौते कर लिए हैं और अपनी सहूलियत के मुताबिक उनको एडेप्ट कर लिया है। कपड़ा इधर से टाइट है, इधर से लूज है, जरा टेलर के पास जाके ये सिलवा लो। वैसे ही धर्म और हमारे रिवाजों के साथ हमने ऑल्टरेशंस कर करके अपनी मनपसंद फिट का उसको बना दिया है। ये सारी चीजें हमने समझना बहुत जरूरी हो गया है कि किसी भी चीज की सैंक्टिटी, किसी भी चीज की जो पवित्रता होती है, उसे हमने रहने नहीं दिया। हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन अपनी मुताबिक फॉलो करते हैं, और इसीलिए ये सारे करप्शन आना शुरू हो गए। ये हमने सोचना बहुत जरूरी है। इस मुल्क में आज जिस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक का फर्क मिटा दिया गया, और जो घृणा की राजनीति है जिस कदर हमारे घरों के अंदर तक खेली जाती है, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि जब भी मेरे जैसे कुछ आवाज चिंता प्रदर्शित करते हैं तो पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था हिंदू नहीं है क्या, अब कहा जाता है मुल्ला कब बन गया। मुझे हमेशा मेरे
सारे रिश्तेदार दोस्त कहते हैं यार तू मत बोल, तू तो मियाँ है, तू उन्हीं की बात करेगा। ये हम और वो, जिस सफलता से हम और वो किए गए हैं, बनाए गए हैं और विभाजन किया गया है, वो कैसे टूटेगा? सेक्युलरिज्म से नहीं टूटने वाला वो। हम और वो की अलग पहचान नहीं मिटाएंगे तब तक वो होगा नहीं। महज सेक्युलरिज्म से नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे पहला अटैक इन लोगों ने सेक्युलरिज्म को के ऊपर करके वो सेक्युलर वैल्यूज को ही उन्होंने डिफेम कर दिया। आज अगर मैं मेरी टी शर्ट पहन के निकलूँ कि आई एम सेक्युलर, तो उसके बाजू में वो अडवाणी आके सूडो लिख देगा। ये अब यही पहचान रह गई है उसकी। और इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म विहीन अगर हम बने तो ही शायद इसका इलाज होगा, क्योंकि इस सनातनी धर्म ने, इस सनातनी धर्म के भ्रष्ट स्वरूप ने सारे जो सुधारक थे उन सबको नाकामयाब कर दिया है। फूले से लेकर अंबेडकर तक के सारे जो सुधारक, समाज सुधारक थे, जो पूरी जिंदगी जाति या धर्म के जो विरोध था उसको मिटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे गए, उन सबको हरा दिया। उसमें गांधी भी उतने ही निष्फल थे, क्योंकि समता की जो बात बापू और अंबेडकर ने की वो हमारे समाज ने सफल होने नहीं दी है। बापू का भी तरीका निष्फल हो गया, बाबा साहेब अंबेडकर का भी तरीका निष्फल कर दिया गया। बापू ने ये कोशिश की कि सबको मिलाकर एक बना दूं और समता ले आऊं, वो नहीं होने दिया। बाबा साहेब ने कहा कि अगर अलग चाहते हो ना तो हम अलग रहते हैं, और अलग रह के कानूनन समता बनाते हैं। रिजर्वेशन की पॉलिसी बाबा साहेब ने सबसे पहले सिर्फ 15 साल के लिए, हाँ 10, और उनको भरोसा था कि 10 साल में समता हो जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे। 75 साल हो गए ना आज। 75 साल के बाद आज भी कोई एजिटेशन चल रहा है ना रिजर्वेशन के लिए। तो बाबा साहेब को किसने हराया? हमारे समाज ने हराया कि जो चीज 10 साल में होनी चाहिए थी वो हमने 75 साल में नहीं होने दी। वो सारी जो सिस्टम सोशल इंजीनियरिंग की उन्होंने की थी वो सारी हमने हरा दी। क्यों हरा दी? क्योंकि धर्म का प्रभाव कानून और न्याय के प्रभाव से ज्यादा हम पर हावी है, और इसका नतीजा हम ये सब देख रहे हैं। अगर इतने महान लोगों को हम हरा सकते हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कितने 1000 साल का रिपब्लिक लाने वाले थे, अब 1000 साल का हिंदुत्व शायद लाने वाले हैं। सोचिए, 1000 साल की विषमता, 1000 साल की घृणा और 1000 साल का आतंक। ये जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो असली में ये सारी चीजें करने की ये है। इसलिए जब कैंसर होता है तो उस अवयव को ही काट के फेंक दिया जाता है। तो टाइम आ गया है कि हिंदू, जो धार्मिक हिंदू है, उसको भी शायद अब टर्मिनल सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरी की बात की थी ना, तो टर्मिनल सर्जरी, और टर्मिनल सर्जरी यही हो सकती है कि हम अपने आप को अधार्मिक कहलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर. अतिशय दाहक वास्तवाची जाणीव त्यांनी आपल्या जळजळीत शब्दात आपल्याला करून दिलेली आहे आणि त्यावरचा उतारा सुद्धा सुचवलेला आहे.